नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी इस छोटी-सी पहल को इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करने के लिए और इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत बहुत सारा थैंक यू क्योंकि आप सब अपने कमेंट्स में मुझे लिखते रहते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं। पता नहीं वो सब मैं डिज़र्व भी करती हूँ या नहीं। क्योंकि ये मैंने जो शुरुआत की थी वो सिर्फ़ इस उद्देश्य से की थी कि आप में से शायद कुछ लोगों की मदद हो जाए क्योंकि इस कोरोना काल में थोड़ी-सी चीज़ें मुश्किल हुई हैं हम सबके लिए। तो आप सब क्योंकि इन्फॉर्मेशन को लेके काफ़ी परेशान थे तो मैंने सोचा कि मैं अगर किसी भी तरह से इसमें थोड़ा-सा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, थोड़ी-सी मदद कर पाऊँ, तो मैंने ये कोशिश की और आप सबको ये कोशिश पसंद आई और आप में से काफ़ी लोगों का कहना है कि उनका इससे काफ़ी मदद भी हुई, तो आप सबको इस मेरी पहल को और इस शुरुआत को पसंद करने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी, वेरी मच। आप लोगों के ही कमेंट्स हैं, जो मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि ये परेशानियाँ आप लोग को अगली आ रही हैं, ये कुछ और सवाल हैं जिसके आंसर आप जानना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जवाब देती रहूँ लगातार, लेकिन फिर भी क्योंकि हर समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं इसीलिए जब कुछ सवाल इकट्ठे हो जाते हैं एक तरीके के, तो मैं कोशिश करती हूँ उससे रिलेटेड एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँ और उसको अपलोड कर दूँ। तो आज भी इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहती हूँ कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है एमफिल और पीएचडी कोर्सेज का, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फंक्शन करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक तो सबसे पहले यही बताऊँगी और उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो जिसे हम डुएट भी बोलते हैं, उसकी बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, कौन-कौन लोग वो टेस्ट दे सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें हमें उससे पहले जाननी चाहिए क्योंकि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एमए, एमएससी ऑलरेडी कर चुके हैं और इस प्रोसेस में हैं तो वो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स अब आए हैं और वो उसकी वजह से ऑब्वियसली जब पिछली बार पीएचडी ऑनलाइन पोर्टल खुला था तो वो उसमें अपीयर नहीं हो पाए या एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस नहीं दे पाए या काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी नवंबर में जब रिजल्ट आया है तो नेट या जेआरएफ क्लियर हुआ है उनका तो वो लोग भी पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो वो काफ़ी एंग्शियस हैं और जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है या कैसे हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं तो मैंने सोचा आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं और स्पेशली कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जो इन टेस्ट से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है पीएचडी या एमफिल के एडमिशन के लिए उससे एग्जम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और साथ में जिनका अगर जेआरएफ भी है जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारी फंडिंग एजेंसी है या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तो वो लोग इस टेस्ट से एग्जम्प्टेड हैं तो उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है क्या उनको पीएचडी ऑनलाइन पोर्टल खुलने तक का वेट करना है या वो कुछ और भी कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी उसके अलावा अभी क्योंकि इंटरव्यू प्रोसीजर भी शुरू होने वाला है तो कुछ कैंडिडेट उसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होती है या उसकी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या-क्या चीज़ें उन्हें ले जाने की अपने साथ ज़रूरत है जब इंटरव्यू हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी ब्रीफ में शॉर्ट में बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। तो इमीडिएटली मैं सबसे पहले आपको लेके चलूँगी उस डॉक्यूमेंट पे जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है इस पूरे प्रोसेस का। वो डॉक्यूमेंट है हमारा पीएचडी की गाइडलाइंस। पीएचडी गाइडलाइंस जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं, वो बेसिकली हमें जो बताती हैं वो हमारा पीएचडी का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा गवर्न होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस 6B से। मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ इनसे रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको वो देखनी चाहिए क्योंकि उन सब में मैं वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में शेयर करती रही हूँ। पूरे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। काफ़ी सारे लोग क्योंकि इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ हिंदी ही नहीं समझते। तो आई ट्राई टू मेक इट इन अ सॉर्ट ऑफ बाइलिंगुअल जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल होता है कि आप हिंदी में भी समझ लें कुछ चीज़ें और
इंग्लिश में, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं वेबसाइट्स पे, नोटिफिकेशन सब इंग्लिश में है, तो आपको दोनों ही तरह से उसमें मदद मिल सकती है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जो अब तक आप काफ़ी सारे लोग अब तक इससे फ़ेमिलियर हो गए होंगे, इवन जो लोग बाहर से भी हैं, वो भी क्योंकि लगातार देख रहे होंगे ये वेबसाइट, तो काफ़ी फ़ेमिलियर हैं इस वेबसाइट से कि ये स्पेशली एडमिशन से रिलेटेड जो वेबसाइट है। अदरवाइज़ मेन वेबसाइट जो होम पेज है उसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पर है। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट। पर ये एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके लिए एक अलग से होम पेज बनाया गया है, जिसमें सारी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो अगर आप देखेंगे एडमिशन 2020 पे, अगर आप क्लिक करेंगे और जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर एमफिल या पीएचडी से रिलेटेड ही अगर आप रजिस्ट्रेशन देखें, तो टोटल रजिस्ट्रेशन 34,306 रजिस्ट्रेशंस हैं, जिसमें से जो पेड एप्लीकेशंस हैं, वो भी 21,699 हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो करीब 50 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से अराउंड 30 प्लस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एमफिल और पीएचडी दोनों देते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ पीएचडी कोर्स ऑफर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं बताती हूँ कहाँ से पता चल जाएगी। तो क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है जो अप्लाई करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप में से एक सवाल किसी ने मुझे स्पेशली पूछा कि नोडल ऑफिसर्स का क्या रोल होता है? क्योंकि नोडल ऑफिसर्स जनरली हर कोर्स के लिए डिफाइन कर दिए जाते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस वगैरह सब दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो नोडल ऑफिसर्स हैं, वो टीचर्स ही हैं उन्हीं डिपार्टमेंट्स के, और वो डिपार्टमेंट के टीचर्स को नोडल ऑफिसर इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि वो एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जाए बिटवीन दी एडमिशन ब्रांच एंड द डिपार्टमेंट। क्योंकि एडमिशन ब्रांच नए-नए नोटिफिकेशन भेजता रहता है और रिक्वायरमेंट्स बताता रहता है, और डिपार्टमेंट्स फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये इस तरीके का जो काम होता है। और उसके अलावा यस, उनके ऊपर और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उनको मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं ईमेल्स के थ्रू प्रेफरेबली सॉल्व करनी होती हैं। अब मैंने इसीलिए आपको पहले नंबर दिखाया, सो दैट आपको ये अंदाज़ा हो कि जब हम इतना बड़ा नंबर डील करते हैं, तो थोड़ी-सी परेशानी तो सर्टेनली हमको आती हैं। तो आप सबको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, कि हर समय हमेशा ऐसा नहीं हो पाता कि आपकी सारी क्वेरीज़ इमीडिएटली सॉल्व हो जाएँ। तो उसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, एंड स्पेशली अभी इस टाइम पे, क्योंकि चीज़ें उतनी ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है हम सभी को, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट डज़न्ट मैटर, आपको कोई एंग्ज़ियस होने की ज़रूरत नहीं है। सूनर और लेटर आपकी सारी जो भी क्वेरीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, वो सभी सॉर्ट आउट किए जाएँगे। तो इतनी कोई चिंता की कोई बात नहीं है। तो अगर आप इसी वेबसाइट पे अब आप एमफिल या पीएचडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, तो आपको नीचे जाना है। सबसे ऊपर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एमफिल और पीएचडी एडमिशंस की इन्फॉर्मेशन है। मैं पहले आपको शेयर कर चुकी हूँ कि एमफिल और पीएचडी से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में है। उसके अलावा ये गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। जो ऑर्डिनेंस 6 है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो डील करता है इन सारे एडमिशन्स के पूरे डिटेल्ड प्रोसीजर के साथ में। फिर अपडेटेड पीएचडी और एमफिल सीट्स डिपार्टमेंट्स में कितनी-कितनी हैं, और यहीं से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो एमफिल और पीएचडी दोनों ऑफर कर रहे हैं, और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ पीएचडी ऑफर करते हैं। फिर अभी रिसेंटली एक नया शेड्यूल लगा है, जो एमफिल और पीएचडी एडमिशंस कब से शुरू हो रहे हैं, जो आज से 14 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का डिपार्टमेंट्स को टाइम दिया गया है। उसके बीच में वो कभी भी अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं, और शॉर्टलिस्टिंग के बाद कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करके अपना इंटरव्यू ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जैसे भी कन्वीनियंट हो डिपार्टमेंट को, उस तरह से उनको करने का ऑप्शन दिया गया है। ये अलग-अलग टाइम पे मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करती रही हूँ, इसलिए अभी मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये आप देखना चाहें तो आप इन लिंक्स पर जाकर के इनको क्लिक कर सकते हैं, या वापस मैंने जो कुछ और वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एक और नोडल ऑफिसर्स के फ़ोन नंबर से रिलेटेड अपलोड है, जो किया गया है, जिसमें सारे टीचर्स जो नोडल ऑफिसर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस वगैरह हैं। तो इन केस आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। So let's go to this document, which is admission bulletin now. Okay,
लेट्स नॉट टॉक अबाउट एडमिशन बुलेटिन, क्योंकि वो आप देख लेंगे। हम सिर्फ पीएचडी गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। और पीएचडी गाइडलाइंस में भी मुझे सिर्फ आपको स्पेशली बताना है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट एक्चुअली देने की ज़रूरत किसे है। जिन लोगों ने एमएससी कर लिया है, एमए कर लिया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अब एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनकी फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखिए पॉइंट नंबर 3 मेंशन करता है एलिजिबिलिटी फॉर एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। द कैंडिडेट शुड हैव मास्टर्स डिग्री और अ प्रोफेशनल डिग्री, एमटेक, एलएलएम, एमडी और एमएस डिग्री इन द सेम और रिलेटेड सब्जेक्ट्स declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate। तो आपको 55% मार्क्स कहा गया है कि आपका जो भी मास्टर्स डिग्री है या जो भी प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है उसमें मिनिमम आपको 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, या इक्विवेलेंट कोई इस तरीके की डिग्री है किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, या आपका उसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड है जो यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पर आपका एलिजिबल है, इक्विवेलेंट है, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया गया है मार्क्स में, 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कैटेगरीज को, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड या कुछ इस तरीके की कैटेगरी जो यूजीसी टाइम टू टाइम डिफाइन करती रहती है, उनको 5% का रिलैक्सेशन है। तो 50% मार्क्स पर भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी सबसे जरूरी बात आप सबको ये जाननी है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जो एग्जाम्प्टेड है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनके अलावा आपको बाकी सभी को, अगर आपको एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको पीएचडी के ऑनलाइन पोर्टल में वो जब भी खुलता है उसमें रजिस्टर करना होगा। तो नॉर्मली वो फरवरी मार्च के अराउंड कभी खुलता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। आजकल के सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रही हूँ जब चीज़ें थोड़ा सा सभी डिले हो रही हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो टाइम होता है उसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पीएचडी का ऑनलाइन पोर्टल ओपन होता है और आप उस समय वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किसी भी आपकी एलिजिबिलिटी आपकी कोई भी हो, आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपके पास कोई भी और नेट, जेआरएफ या कोई भी ऐसी फेलोशिप नहीं है, तो भी आपके पास फेलोशिप है, तो भी इन एवरी circumstance फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड इन पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर होना ही होना है। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि उनका भी नवंबर में रिजल्ट आया था तो ऑब्वियसली अब उनका नेट हो गया है, जेआरएफ हो गया है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कराया, तो क्या वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? नहीं, वो अभी इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते जब तक वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते। सो दैट इज समथिंग ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड। सीट अवेलेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सीट अवेलेबिलिटी तो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। डिपार्टमेंट के टीचर्स डिसाइड करते हैं किस किस को कितनी सीट्स चाहिए, उनके पास कितनी सीट्स खाली हुई हैं। तो ये सारी चीजें डिपार्टमेंट अपने आप को लेट करके पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा करके दे देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, एडमिशन ब्रांच को, और फिर वहां से एडमिशंस होते हैं। अब चलते हैं हम एमफिल और पीएचडी के सिलेक्शन प्रोसेस पे। सो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है कि आपको डिपार्टमेंट या सेंटर जो है, दे आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली अपडेट। डिपार्टमेंट्स अपने जो भी एडमिशन पोर्टल है उस पोर्टल पे एमफिल या पीएचडी के बुलेटिन में अपनी या अपनी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी उनको वहां पर रेगुलरली अपडेट करनी होती है। एमफिल या पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 स्टेजेस में उनका एडमिशन होता है। फर्स्ट स्टेज में जैसा मैंने बताया आपको एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस इज हेल्ड वंस अ ईयर, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑनलाइन होता है, सो इट्स अ बिग टास्क। और इसी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए साल में सिर्फ एक ही बार एंट्रेंस टेस्ट होता है, विच इज यूजुअली इन जून। जून में यूजुअली मिड जून में सेकेंड वीक और थर्ड वीक में समवेयर अराउंड आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है, उसके बाद आपका जब एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसमें आप उसके बाद फर्दर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
अब इंटरव्यू एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट्स रिक्वायरमेंट, वो अपने थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट सभी डिपार्टमेंट्स में एंट्रेंस होगा और उसके बाद फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, उसके बाद एक इंटरव्यू तो ज़रूर होगा। तो एंट्रेंस जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो एग्ज़ामिनेशन अभी जनरली यूनिवर्सिटी पिछले कुछ सालों से आउटसोर्स कर देती है, बाहर कोई किसी एजेंसी को दे देती है जो एंट्रेंस कराते हैं, और यूजुअली अब क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस होता है, तो ये कई और शहरों में भी होता है दिल्ली के अलावा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में मिल जाएगी, कहाँ-कहाँ पे एंट्रेंस होता है, जो बुलेटिन में आपको पहले दिखा रही थी, नीचे जो वेबसाइट पे लगा हुआ था। तो आप उस एंट्रेंस के थ्रू आप कहीं पे भी, किसी भी शहर में, कुछ शहर हैं जहाँ अलग-अलग हो रहा है, वहाँ से आप एंट्रेंस दे सकते हैं। तो आपको वो एंट्रेंस देने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कराना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो है जब भी ऑनलाइन पोर्टल आपका खुलता है फरवरी में या मार्च में। उसके बाद जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे, हर डिपार्टमेंट अपना एंट्रेंस कराएगा, और उनको कहा गया है कि वो इस तरह से रखें एंट्रेंस की, अपने एग्जाम की डेट की, ताकि थोड़ा-सा स्टैगर हो जाए। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो लाइफ साइंसेज़ के बच्चे हैं, वो हो सकता है किन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स में भी देना चाहें, पीएचडी हो सकता है वो मेबी बायोफिजिक्स में देना चाहते हैं अपना एंट्रेंस, या मेबी बायोकेमिस्ट्री में भी वो ट्राई करना चाहते हैं। तो उनके जो एग्ज़ाम्स होने चाहिए वो अलग-अलग डिसाइड होने चाहिए, अलग-अलग होने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये कहता है द एंट्रेंस टेस्ट विल बी अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद क्वालिफाइंग मार्क्स एज 50%। इसका मतलब ये है कि आपको 50% नंबर तो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होने चाहिए। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 50% इसमें ये डिटरमाइन कर रहा है। तो आपको उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो एक तो थे आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं एडमिशन में, एमफिल और पीएचडी में, वो आपके 55% है, और रिलैक्सेशन 5% का है कुछ कैटेगरीज के लिए। और ऐसे ही सिमिलरली जो एंट्रेंस टेस्ट है, उस एंट्रेंस टेस्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें भी 5% रिलैक्सेशन दिया गया डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो 50% की बजाय 45%, 45% हो सकते हैं। इन सारे रिलैक्सेशन के बाद भी कुछ और स्पेशल रिलैक्सेशन दिए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, जो डिपार्टमेंट की जो रिसर्च काउंसिल्स हैं वो अपने आप डिसाइड कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंट सीट्स। अगर बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट्स बढ़ जाती हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज की, तो डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल्स अपने अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं पॉलिसीज को। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो एग्जम्प्ट हैं, एग्जम्प्ट मतलब जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो कौन कौन से लोग हैं। ऐसे कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर, आयुष नेट, और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप एज आइडेंटिफाइड बाय डीआरसी और गेट और टीचर फेलोशिप होल्डर कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो ऐसे कोई भी लोग जिनके पास कोई भी इस तरीके की फेलोशिप है, जो रिकॉग्नाइज्ड फेलोशिप है, उन लोगों को किसी भी एंट्रेंस को देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं इस इंटरव्यू में। जो पीएचडी के इंटरव्यू हैं या एमफिल के एडमिशन के इंटरव्यू हैं। टीचर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनको भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी प्रोजेक्ट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी रिसर्च फेलो पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो भी एंट्रेंस से एग्जम्प्टेड है। ऐसे साइंटिस्ट या प्रोफेशनल्स जो आर&डी इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और उनका यूनिवर्सिटी के साथ कोई एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, वो भी डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को स्पेशली कहा गया है कि वो अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, शॉर्टलिस्टिंग अपनी कैंडिडेट्स की कर सकती हैं डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द कैट स्कोर। उनका जो कैट स्कोर है उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हैं कैंडिडेट्स की। तो ये कैंडिडेट्स भी एग्जाम्प्ट हो गए एंट्रेंस से। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग एमफिल कर रहे हैं या जिनकी एमफिल हो गई है। उसमें भी डिफरेंट उन्होंने चीज़ें मेंशन करी हैं कि एमफिल का कोर्स वर्क हो गया है तो 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर कोर्स वर्क अगर एमफिल का कर लिया है 55% मार्क्स हो गए हैं, वो भी डायरेक्टली पीएचडी के लिए अपेयर हो सकते हैं, चाहे भले उनका भी पीएचडी एमफिल डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं भी हुआ हो तो भी अपेयर हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उस समय डिसाइड करें कि मुझे एमफिल कंप्लीट नहीं करना है, मैं डायरेक्टली अब पीएचडी में जाना चाहता हूँ, तो दे आर ऑल्सो अलाउड टू
appear in the interviews directly. ऐसे कैंडिडेट्स जिनका इवैल्यूएशन हो गया है ऑलरेडी, अभी वाइवा पेंडिंग है, वो भी आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो इस तरह से जो एमफिल की क्वालिफिकेशंस हैं एमफिल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी काफ़ी रिलैक्स्ड हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं। अब आप सबसे लास्ट लाइन बड़े ध्यान से पढ़िए, जो मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। कैंडिडेट्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस आल्सो मस्ट गेट रजिस्टर्ड इन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ये मैं बार बार मेंशन मैंने किया है आपसे कि ऐसे के कैंडिडेट्स जो एग्जम्प्टेड भी हैं इनके इस एंट्रेंस टेस्ट से, उनको भी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर अपने आप को करना ही करना है। उसके बिना वो इंटरव्यू कॉल उनको नहीं आएगी, उसके बिना वो इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो सकते। तो जिन लोगों का अभी रिजल्ट आया है नेट का, जेआरएफ का या किसी भी और फेलोशिप का, और जिन्होंने अभी ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, उनको वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुलता है नेक्स्ट एडमिशन के लिए, उस पे रजिस्टर करके फिर वो जब भी उनका इंटरव्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों। कि आप अपना काम चाहें तो आप अभी तुरंत शुरू कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी लेट मी फिनिश विद दिस डॉक्यूमेंट, फिर मैं आपको बताऊंगी क्यों आप ऐसा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सिलेबस दिया हुआ है फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का यहीं पे, जिसमें 50% क्वेश्चंस बोला है रिसर्च एप्टीट्यूड या मेथोडोलॉजी से आएंगे और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। और सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना एमफिल और पीएचडी का जो सिलेबस है वो अपनी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी लगाएंगे। डिक्लेरेशन जो है एंट्रेंस एग्जाम का, वो डिस्प्ले हो जाएगा एमफिल और पीएचडी का यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी, जो जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के बाद, उन सबको नोटिफाई किया जाएगा डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे या तो, या एडमिशन पोर्टल पे, या सेंटर की वेबसाइट पे। ये क्लियरली यहाँ मेंशन है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंटरव्यू एज वेल एज द कैंडिडेट्स हु आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, डेट्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ इंटरव्यू। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा, चाहे वो एडमिशन पोर्टल पे लगाए या डिपार्टमेंट की साइट पर लगाए या सेंटर की वेबसाइट पे लगाए या आपको आपके ईमेल पे ये इंफॉर्मेशन भेजे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी जब आपका शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो उसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है। जैसे पीएचडी प्रोग्राम का इंटरव्यू हो रहा है तो डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल ले रही है, एमफिल का इंटरव्यू हो रहा है तो एमफिल कमेटी होती है डिपार्टमेंट्स में, वो लेगी। उसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपको इतना ज़्यादा ये सब आपके लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो डिपार्टमेंट्स चाहें तो उस समय जो प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने पीएचडी कैंडिडेट्स मांगे हुए हैं, उनको भी इंटरव्यू में वो चाहें तो कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं और वो भी इंटरव्यू का पार्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बतानी है। हाँ, वो ये है, इन केस ऑफ डिपार्टमेंट्स हु वांट टू होल्ड द इंटरव्यूज twice or more number of times in a year, they can notify their vacancies at least 15 days before the schedule of interviews. ऐसे डिपार्टमेंट जो 2 बार भी कराना चाहते हैं या 2 से ज्यादा बार भी इंटरव्यू कराना चाहते हैं साल में, उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना है जब भी यूनिवर्सिटी का शेड्यूल लगेगा इंटरव्यूज का, उसके 15 दिन पहले उनको डिपार्टमेंट्स को बताना है। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका सिर्फ साल में 1 बार होगा, लेकिन आपके डिपार्टमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है, उनके पास वैकेंसीज अगर हैं, तो वो इंटरव्यू साल में चाहे तो 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है उनके पास इनफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम्प्टेड हैं, जिनको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम इंटरव्यू दोबारा से कॉल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की परमिशन से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो लोग नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं या जो एग्जम्प्टेड हैं कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उनको वरी होने की जरूरत नहीं है। और उनका रजिस्ट्रेशन अगर बाद में भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, उनकी फेलोशिप शुरू हो सकती है। अभी मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाती हूँ जो ये सब मेंशन करता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कमेटी की ऑर्डिनेंस 6 के हिसाब से।
तो कैंडिडेट्स कंपिटेंस फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च, इंटरव्यू में आपसे आपका जो असेसमेंट है वो किस बेसिस पर हो रहा है। एक तो आपकी कंपिटेंस, जो आप रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं, आप रिसर्च प्रपोज कैसे कर रहे हैं, ऑब्वियसली उस रिसर्च प्रपोजल से जो आपने अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है, या जब आप डिपार्टमेंट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट हो सकता है आपसे कहे वो लिख के दीजिए, या उस टाइम पे आपसे उसके बारे में बातचीत हो, डिस्कशन हो। तो आपकी एक तो कंपिटेंस उसके बेसिस पे जज होगी कि जो आप रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं उसमें आपकी क्या कंपिटेंस है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, आपको रिसर्च के बारे में क्या पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में क्या पता है, आप जिस तरीके की रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या जानकारी है, ये सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी। वेदर द रिसर्च वर्क कैन बी सूटेबली अंडरटेकन एट द यूनिवर्सिटी, अब आप जो रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी में, उस जगह पे, उस डिपार्टमेंट में पॉसिबल भी है या नहीं हो सकती। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको देखना है कि आप रिसर्च प्रपोजल जो बना रहे हैं वो ऐसा रिसर्च प्रपोजल है या नहीं जो यूनिवर्सिटी के उस सिस्टम के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल एकदम ऑफ द ट्रैक कोई रिसर्च प्रपोजल ना दे दें जो वहां पर उस तरीके का कोई काम अगर हो ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आप सबको डिपार्टमेंट के रिसर्च प्रोफाइल्स देखने चाहिए, डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखनी चाहिए इंटरव्यू से पहले, जो फैकल्टी मेंबर्स वहां पर हैं उन सबके रिसर्च प्रोफाइल देख करके आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि वो लोग क्या क्या काम करते हैं। तो आप उससे रिलेटेड अपना थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल उस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट और सेंटर को ये कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू के दौरान वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट मिले। रिकॉर्ड रखेगा उनके सब स्कोर्स का, कमेंट्स का, डिपार्टमेंट, सो दैट इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, हाँ वेटेज बताना चाहती हूँ मैं, वेटेज ऑफ एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की। एंट्रेंस टेस्ट की जो वेटेज है वो आपकी 70% है, और 30% आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी इंटरव्यू में जो है, या आपका जो वाइवा वाइवा जब हो रहा है उस पे जो आपकी परफॉर्मेंस है, ये इस तरह से काउंट होगी, 70% फ्रॉम योर एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% फ्रॉम योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो उसके बाद जब आपका जो कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड हैं, जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है, उनकी पूरी की पूरी 100% जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू से ही आएगी, क्योंकि उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। तो उनका इंटरव्यू ही डिटरमाइन करेगा उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में। फिर एडमिशन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी बताया गया है, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस आल्सो। सिलेक्शन और एडमिशन, सिलेक्शन के बारे में जब जैसे ही रेकमेंड हो जाएंगे कैंडिडेट्स अपनी कमेटीज में, तो डिपार्टमेंटल जो रिसर्च काउंसिल्स होती हैं, रिसर्च कमेटीज जो होती हैं, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटीज जो होती हैं, डीआरसी जिनको हम बोलते हैं, वो अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगी एमफिल या पीएचडी के लिए। उसके बाद वो उसको अपने वेबसाइट्स पे अपलोड करेंगी। कैंडिडेट्स जो भी उनके प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको हम प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बोलते हैं तब तक जब तक उनके सारे केसेस उसके बाद वहां से एक बार डिपार्टमेंट से क्लियर होते हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज को जाते हैं, जो पूरी फैकल्टी के लिए एक होता है। जैसे एक फैकल्टी ऑफ साइंस है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटीज करके और अपने सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके एक एक करके सब वहाँ बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज में भेज देते हैं, और फिर बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज में एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स का केस टेकअप होता है, और फिर वहां से उनके सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं फाइनली। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। और फी और रजिस्ट्रेशन वगैरह तो ठीक है, उसके बाद जब एक बार बीआरएस आपको इन्फॉर्म कर देगा बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज की आपके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो उसके बाद आप एडमिशन फी वगैरह जो है ऑनलाइन पोर्टल पे वो सब जमा करा देंगे। अपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिर से कुछ फॉर्म वगैरह भरने होंगे, सो वो सब हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में हम भी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको इमिडिएटली उन स्टूडेंट्स को दिखाती हूँ जो स्टूडेंट्स फेलोशिप जिनके पास ऑलरेडी है। तो वो फेलोशिप्स जो हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो ये CSIR UGC कंडक्ट कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वैसे तो आपने अगर ये टेस्ट दे दिया तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने क्यों ये टेस्ट दिया है, पर जिन्होंने ये नहीं दिया है, जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और बाई चांस सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि कॉलेजेस में अगर आपको
किसी भी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स जहाँ पर होते हैं, अगर उसमें आपको पढ़ाना है तो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, आपका नेट क्लियर होना चाहिए, तब आप किसी कॉलेज में पढ़ा पाएंगे। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है जो आपके पास होनी ही चाहिए। और नए एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से तो आप बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि पीएचडी भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। पर तब तक जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है, नेट एक जरूरी रिक्वायरमेंट है कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और विद जेआरएफ होना इसलिए जरूरी है कि आपको अगर फेलोशिप मिलती है तो आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी एक लंबा प्रोसेस है, 3 4 5 साल लगते हैं आपको पीएचडी करने में। तो शायद अच्छा न लगे सुनने में, पर यूजुअली हम पेरेंट्स पे या अपने गार्जियंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इसलिए अगर हम जेआरएफ क्लियर कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, सो दैट हमारे पास एक फेलोशिप है एंड वी कैन वर्क, वी कैन डू आवर रिसर्च विद अ फ्री माइंड। तो जेआरएफ जिनका है कैंडिडेट्स बहुत अच्छा है, जिनका नहीं है उनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनका भी क्लियर हो जाए और वो आराम से रिसर्च अपना कंटिन्यू कर सकें। तो इसमें मुझे आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बतानी है वो ये बतानी है कि जो ये आपको सबको ये 7th पॉइंट पढ़ना है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो बार बार नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स हैं और लगातार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या पोर्टल पे नहीं हुआ, तो अब वो क्या करें, या वो वेट कर रहे हैं सिर्फ इंटरव्यू का, तो उनको क्या करना है। तो आपको ये पढ़ना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जेआरएफ नेट क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स CSIR junior research fellows should register for PhD within a period of 2 years from the date of joining their fellowship, failing which the fellowship may be terminated. आपको ये जानने की जरूरत है कि CSIR ऑलरेडी आपको ये कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन, आप जब भी आप अपनी फेलोशिप, आप रजिस्ट्रेशन आपका होने से पहले ही शुरू करा सकते हैं, क्योंकि आप वो ये कह रहा है कि आप जब भी अपनी फेलोशिप स्टार्ट करते हैं उसके बाद से लेके आप 2 साल के अंदर आपको रजिस्टर होना है, जब भी आप वो फेलोशिप लेते हैं। तो आपको फिर से पढ़ लीजिए आप चाहे तो, अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो CSIR जूनियर रिसर्च फेलोज should register for PhD within a period of 2 years from the date of joining their fellowship, failing which the fellowship may be terminated. तो आपको 2 साल के अंदर आप अपनी, इसीलिए आपको मैं बार बार ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप फैकल्टी प्रोफाइल्स देख करके डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी JRF है, आप डायरेक्टली किसी भी फैकल्टी मेंबर से बात कर सकते हैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर वो एग्री कर जाते हैं तो आप डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकते हैं और आपकी फेलोशिप इमीडिएटली स्टार्ट हो सकती है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन तक वेट करने की बजाय अपनी फेलोशिप को स्टार्ट करके अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपका हो ही जाएगा विद इन 2 इयर्स। जब भी आप दोबारा से एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलता है, आप अप्लाई करिए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी लैब में, आपका रिसर्च वर्क ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ये फेलोशिप जो है, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ये आपके पीएचडी वाइवा वॉइस तक चलती है, जब तक आपका पीएचडी वाइवा होगा, उस जिस दिन होगा वाइवा उस दिन ये टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि उस दिन वो कंप्लीट हो जाएगी, या फिर अगर बीच में कभी आप किसी भी रीजन से रिजाइन करते हैं तो ये टर्मिनेट होती है। अदरवाइज इसका अपना टाइम पीरियड जो है वो काफी लंबा है, और ये 3rd ईयर में आकर के सीनियर रिसर्च फेलोशिप में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको ऑलरेडी जो फंडिंग एजेंसी है उसने आपको एक बहुत बड़ी विंडो दी है जिसमें आप काम कर सकते हैं। और पीएचडी का रजिस्ट्रेशन अगर आपका 2 साल के बाद ही होता है, तो भी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, बाकी जगह का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका जो रेजिडेंसी पीरियड है वो आपका 2 इयर्स है। आपके रजिस्ट्रेशन से लेके 2 साल तक, 2 साल के अंदर, रजिस्ट्रेशन जिस डेट पे आपका होता है उसके 2 साल के अंदर आपको पीएचडी का कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, जिसमें आपको डिपार्टमेंट्स कुछ पेपर्स ऑफर करते हैं और एक मैंडेटरी पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, आपको वो करना है। और वो कोर्स वर्क करने के बाद आप पास कर जाते हैं उस कोर्स वर्क में,
तो उसके बाद 2 साल के बाद आप कभी भी चाहें तो अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जो आप अपने डिपार्टमेंट्स से स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। जैसे ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स 1 या 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस चाहते हैं कि आपके इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशन हो जाएँ, और 1-2 आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रखी हों, नेशनल या इंटरनेशनल, उसके बाद आप उसको अपीयर हो सकते हैं उसमें। आप उसके बाद अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट, तो अगर आप अपना 2 साल के बाद भी आपका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसके बाद इमीडिएटली अगर आप 2 साल के बाद भी थीसिस अपनी सबमिट करना चाहते हैं, आपका रिसर्च वर्क जो पहले रजिस्ट्रेशन से 2 साल पहले आपने किया है और 2 साल बाद में किया है, 4 इयर्स का आपका पूरा रिसर्च वर्क अगर हो गया है, आपके इनफ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हो गए हैं, और अगर आप अपने सुपरवाइजर के गाइडेंस में और उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ थीसिस सबमिट करना चाहते हैं, तो आप 2 इयर्स के बाद थीसिस सबमिट कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो आपको ये इंफॉर्मेशन इसलिए देनी ज़रूरी थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ बैठ के वेट कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंट कॉल करेगा, फिर आप जाएंगे और उसके बाद आप इंटरेक्ट करेंगे फैकल्टी मेंबर्स से। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इमीडिएटली अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी फेलोशिप इमीडिएटली किसी भी टीचर के साथ, जहाँ पे आप की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उनके पास सीट्स हों अवेलेबल, आपको डिस्कशन के बाद वो एग्री कर जाएँ आपको, तो आप अपनी फेलोशिप इमीडिएटली स्टार्ट करके अपना रिसर्च वर्क शुरू कर सकते हैं। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर एंड रेस्ट ऑफ यू, जो बाकी लोग हैं जिनको अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी है एंट्रेंस के बाद, उन सबको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके हैं, रिसर्च प्रपोजल में पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़्यादा डिपार्टमेंट रिसर्च प्रपोजल चाहेंगे आपसे, आपके पास होना चाहिए। आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, जो आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब होने चाहिए। आपके पास कोई अगर फेलोशिप है, आपने कोई रिसर्च वर्क पहले किया है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली जिनको आप थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करके बताना चाहते हैं अपने सीवी में, उनको अपडेट करिए। जैसे अगर आपने कुछ टेक्नीक सीखी हैं, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हो, जिनको आप थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये आपका एसेट है और ये आपका इम्पोर्टेंट कुछ क्वालिफ़िकेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, उसको एम्फसाइज़ करके आप अपने सीवी में अपडेट करिए। सो ये सारी चीज़ें, इन एडिशन टू दैट, डिपार्टमेंट जब भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग करता है, आपको मेल से जब भी इन्फॉर्म करता है या पीएचडी ऑनलाइन पोर्टल पे जब भी अपडेट करता है इस इन्फॉर्मेशन को, तो डिपार्टमेंट भी आपसे ये सारी रिक्वायरमेंट्स शेयर करेगा, आपको बताएगा आपके इंटरव्यू से पहले जब भी डेट होती है, आपकी आती है, तो आपसे ये सारी चीज़ें उस समय भी माँगी जाएँगी या आपको बताई जाएँगी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स को टाइम जो दिया गया है वो 14 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। तो उसी के दौरान सभी डिपार्टमेंट अलग-अलग अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से, वैकेंसीज़ के हिसाब से सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, और सारे इंटरव्यूज़ एक साथ ही होते हैं। जो एग्ज़म्प्टेड हैं कैंडिडेट्स उनके भी, और जो एंट्रेंस के थ्रू आए हैं उनके भी, सभी इंटरव्यूज़ एक साथ होंगे। तो आप सब थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और मेहनत से तैयारी करिए, अच्छा करिए, इंटरव्यू में बहुत अच्छा करिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने उद्देश्य में सफल होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू।